हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास सन 2023 का पेपर 824 EM। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है बेटा, ये आप स्वयं पढ़ लेना, सारी चीज़ टाइम ख़राब नहीं करूँगा मैं आपको, सीधे क्वेश्चंस के आंसर्स पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ये है एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है तो वह बिंदु लेंस का होगा प्रकाशिक केंद्र। क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खाली आंसर सुनना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी मैं आंसर बताता हूँ सभी ऑब्जेक्टिव्स के, उसके बाद सबका सोल्यूशन भी बताऊंगा, नोट्स भी दूंगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं खाली इनका आंसर ही जानना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने आंसर नोट कर रखे हैं, तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ सभी सबके। ठीक है, तो ये बेटा ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चे का पेपर है। मैं आपके लिए पेपर पूरा आंसर दिखाता हूँ, जो मैंने आंसर लिख रखे हैं। सिर्फ आंसर जान लो, उसके बाद सोल्यूशन जानना हो, सोल्यूशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, सोल्यूशन भी मैंने कर रखा है पूरा। ठीक है, तो ये बच्चे का पेपर है, बच्चे ने देखो ये भेजा है PDF, कैसा मतलब अच्छा है, जैसा भी है अच्छा भेजा है। चलो देखते हैं, ये है बेटा, देखे। ठीक है, ये नोट्स मैंने बना रखा है पूरा इसका। तो देखो, पहले का ये आंसर है, ठीक है, फिर नेक्स्ट का ये आंसर है। सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन समझाऊंगा भी आपके लिए। इसका ये आंसर है बेटा, ठीक है। तीसरे का 25 सेंटीमीटर, 25 से अनंत के बीच वाला। फिर इसका ये आंसर है 1/3। कैसे आया समझाऊंगा आपको, चाहो तो, क्योंकि कुछ आंसर जानना चाहते हो तो खाली आंसर जान लो। इसका ये है, कैसे आया वही बताया जाएगा, सोल्यूशन तो लिख रखा है पूरा, समझाएंगे अभी। इसका ये है D वाला, ठीक है, और इसका बेटा ये वाला आएगा। ठीक है, और आपको जाना है कैसे, तो 2 मिनट वेट करो जरा, पहले मैं आंसर बता दूं। ये वाला आएगा इसका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये कुछ बच्चे होते हैं खाली आंसर चेक करना चाहते हैं। ये धावन सोडा आएगा, इसमें कैसे आएगा बताएंगे आपको। इसमें Na आएगा बेटा, ठीक है, और जानो इसका जो आएगा आंसर, इसका आएगा फर्स्ट वाला आएगा ये, ठीक है, और जो इसका आंसर आएगा बेटा बी, ये वाला आएगा। ठीक है, और इसका आंसर आएगा ये वाला आएगा। कैसे आएगा बताएंगे भी आपको। इसका ये आएगा जाइलम, इसका 120/80, और इसका आंसर आएगा चमगादड़ पहला वाला। इसमें आएगा बेटा C वाला, कैपिटल T स्मॉल t R वाला, ठीक है, अमीबा वाला आएगा इसमें। और इसमें जो आंसर आएगा आपका पहला वाला आएगा, और जो 20 वाला है इस वाले में आएगा आपका ये आएगा अमाशय। ठीक है, कैसे आए आंसर अब जानो बेटा, अब समझते हैं इनके आंसर कैसे आए, सोल्यूशन देखो इनका। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना, सोचते खाली आंसर पता लग जाए, जल्दी जल्दी से ढूंढते हैं बेचारे वीडियो, लेकिन कुछ लोग होते हैं यूट्यूब पे पढ़ाते रहते हैं, पढ़े करते रहते हैं, और पता लगता है कि आंसर आया ही नहीं कहीं से कहीं तक। चलो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ देखो आप। ठीक है, तो देखो, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह होता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र कौन सा होता है आपको तो पता है ना, आपको क्लास में भी अच्छा समझाया गया होगा। फिलहाल कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, क्लास की तो पता नहीं। देखो बेटा, ये कोई लेंस होता है, ठीक है, तो इसके बीच का जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र की खास बात ये होती है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण यहाँ से गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है प्रकाशिक किरण, तो बिना विचलित हुए जैसे निकल रही थी वैसे सीधे निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आया इसका आंसर? तो ये वाला हो जाएगा, इसका आंसर C वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 अंश होगा। कैसे होगा? देखो बेटा, जैसे ये रहा अवतल दर्पण है, ठीक है, तो उसकी वक्रता केंद्र से प्रकाशीय किरण आ रही है। देखो, तो आपको पता है कोई प्रकाशीय किरण जिस अगर वक्रता केंद्र से आती है तो जिस एंगल पे आई थी उस एंगल से वापस जाती है बेटा। ठीक है, तो ये जिस उसी पाथ पे वापस लौटती है तो एंगल कितना होगा? 0 ही होगा, और कुछ थोड़ी ना होगा बेटा। जिस एंगल मतलब जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस लौट रही, तो यहाँ पे 0 इसलिए होगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो। आपको ऐसा पढ़ाया गया है क्लास में बहुत दूर बहुत बार। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, किसी परपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है तो परपथ में धारा हो जाएगी, तो 1/3 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा? इसको समझ लो बेटा। ठीक है, तिगुना कर दिया जाता है। देखो, पहले इसको जो वोल्टेज B दिया जा रहा था, I धारा बह रही थी, प्रतिरोध R था। ठीक है, अब इसको B वोल्टेज है, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात? वोल्टेज में कोई भी मतलब विभवांतर में B है, देखो B में कोई परिवर्तन नहीं करा गया है। और यहाँ पे कहा गया है जो प्रतिरोध है
वो पहले की तुलना में 3 गुना हो जाता है। बेटा प्रतिरोध कैसे हो जाता है? पहले की तुलना में बेटा जो प्रतिरोध होता है वो 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा आर डैश, नया प्रतिरोध आर डैश इक्वल टू 3R हो गया, और नई आर डैश समय आई ज्ञात करनी है। जो आई है, आर डैश है, वो हमारे लिए फाइंड आउट करनी है। तो कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे? देखो पहले कंडीशन बी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू बी अपॉन आर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे आर डैश इक्वल टू कितना है? 3R है। आई डैश इक्वल टू फाइंड आउट करना है हमारे लिए, ठीक है। तो v इक्वल टू आई डैश आर डैश, ओके। तो v इक्वल टू आई डैश हमें ज्ञात करना है, और r डैश की वैल्यू हो जाएगी 3R, ठीक है बेटा। तो i की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा? i इक्वल टू जाएगा v अपॉन आर इंटू 3, और v अपॉन आर किसके बराबर होता है? v अपॉन आर बराबर होता है i के, है ना। तो i डैश, ठीक है बेटा, तो आई डैश इक्वल टू, सीधी बात है, आई डैश इक्वल टू हो गया यहाँ पर, इसके क्या रख देंगे? आई, तो 3I हो जाएगा यहाँ पर। नहीं तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है सॉल्व करने में। देखो यहाँ से जगह कम होने के कारण ये गड़बड़ हुआ है। चलो अभी बताता हूँ। देखो बेटा यहाँ से देखेंगे हम लोग, फिर से देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो जगह कम थी ना, तो इसलिए लग रहा है कहीं गड़बड़ हो गया। देखो बेटा यहाँ से समझेंगे, यहाँ पर देखो हमारा प्राप्त हुआ है I इक्वल टू बी अपॉन आर, ठीक है। यहाँ से कितना प्राप्त हुआ है हम लोगों के लिए? जो I इक्वल टू बी अपॉन आर हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखो फिर से देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर हमें v इक्वल टू आई आर हमारा आया है, ठीक है। दो बी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू बी अपॉन आर, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आर डैश इक्वल टू हो जाएगा 3R, ठीक है। और आई डैश इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा देखो v इक्वल टू आई डैश आर डैश, ओके। तो v इक्वल टू यहाँ पर आई डैश तो निकालना ही निकालना है, आर डैश की वैल्यू कितनी है? 3R है। तो आई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? b अपॉन आर, ठीक है, इंटू 1/3, ठीक है। अब सही है, उसमें तो गलत हो गया था पता नहीं कैसे। तो बेटा b अपॉन आर, और b अपॉन आर जब हम क्या लिख सकते हैं? i, तो इसको क्या लिख सकते हैं? i अपॉन 3। तो i डैश कितना आ गया? i अपॉन 3, ठीक है। तो 1/3 हो गया। ऐसे इसका सोल्यूशन हो जाएगा। पता नहीं उस वक्त तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा था लिखने में, पता नहीं कैसे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत क्या होगी? ठीक है बेटा, तो 600 होगी। कैसे होगी वो देखो जरा। देखो यहाँ पर B इक्वल टू इतना दे रखा है, आर बल्ब का प्रतिरोध R1 R2 ये दे रखे हैं। समय दे रखा है 1 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है, मतलब एक दिन में 1 घंटा चलता है, ठीक है। तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है विद्युत ऊर्जा का W इक्वल टू BIT अपॉन 100, ठीक है, किलोवाट घंटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो घरों में जो बल्ब लगे होते हैं ना, समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। हमेशा आता है ना, घरों की जो भी वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है। कोई भी चीज़ घर में लगी हुई वो समांतर क्रम में होती है। तो यहाँ से हम 1/R की वैल्यू लगा लेंगे तो 3/200 आ जाएगी, 3/200 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। W इक्वल टू क्या होता है? BIT अपॉन 1000, ठीक है। अगर हम ये होता है किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है। यदि हमें वाट घंटा निकालना हो तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू VIT, ठीक है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? VIT बेटा, क्लियर। तो करते हैं खैर इसको सॉल्व। देखो W इक्वल टू B की वैल्यू कितनी दे रखी थी? B की वैल्यू थी 200, ठीक है। और I की वैल्यू अभी हमने निकाली है। देखो B की वैल्यू, अच्छा BIT, अच्छा समझ में आया, ठीक है। I को ऐसा करते हैं, देखो B इक्वल टू क्या होता है बेटा? IR होता है, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन
आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ बी अपॉन आई की जगह क्या रखेंगे, वी अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ क्या रख देंगे, वी अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। तो देखो 200, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 200, और 1/r की वैल्यू कितनी है 3/200, 3/200 इंटू 1, ठीक है। तो ये से ये कट गए तो कितना आया बेटा 600 हो जाएगा, 600, ठीक है। तो ये 600 आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है बेटा। तो अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर हैं, तो ये दर्पण संभवतः और लेंस कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखो यह है अवतल दर्पण, ठीक है, और यह है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस इस साइड में होता है, नेगेटिव साइड में होता है। तो यहाँ पे एफ नेगेटिव में लेंगे तो एफ इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अगर इसमें बात करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो मुख्य फोकस होता है उसको हम F2 को मानते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का आएगा, प्लस का 25 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का आएगा, माइनस का 25 आएगा, क्योंकि इसमें मुख्य फोकस हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर अवतल दर्पण और अवतल लेंस, ठीक है बेटा, ये अवतल लेंस है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। -25 सीसी में आ रहा है दोनों अवतल, ठीक है। तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम और 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध जो हैं श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः क्या होंगे। तो बहुत सरल सवाल है, इसको चित्र द्वारा समझते हैं। देखो बेटा, प्रतिरोध हमारे 3 है, प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम 6 ओम के हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं, धारा आई बह रही है 2 एम्पीयर, ठीक है। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से वोल्टेज V1 है, इसमें वोल्टेज V2 है, इसको वोल्टेज V3 है। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR1, ठीक है, वैल्यू लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा 4। ये देख लेंगे आप सोल्यूशन उसका अच्छे से। और खंड खा देखते हैं। खंड खा में बेटा देखो यहाँ पर क्या है, जिंक विस्थापित कर रहा है, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया ये हो जाती है। इसमें देंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों के लिए। सोडियम कार्बोनेट के प्रचलित सूत्र है, तो वास्तव में इसमें कोई आंसर ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे धामन सोडा सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैं आपके लिए समझाऊंगा। देखो बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो 10H2O क्या है, 10H2O जो होता है वो क्रिस्टलीय जल के रूप में होता है, वास्तव में सूत्र Na2CO3 ही होता है। तो ये क्रिस्टलीय जल है, तो यहाँ पे Na2CO3 भी सही मान सकते हैं। वास्तव में होता क्या है, जब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलते हैं तथा पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, तब उसको हम धावन सोडा कहते हैं, धावन सोडा प्राप्त करते हैं ऐसे हम, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका ये वाला आंसर सोडियम कार्बोनेट वाला सही हो जाएगा। कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट, ये सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, धावन सोडा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको पानी मिला देंगे तो धावन सोडा बन ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन था। निम्नलिखित में क्षार धातु कौन सी हैं, तो ये सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम धातु, सभी क्षार धातु हैं कौन कौन सी है, हलीना के अपकस प्रजात, ये क्षार धातु हैं ग्रुप नंबर 1 की हमारे आवर्त सारणी में, तो सारी की सारी क्षार धातु कहलाती हैं, ठीक है। अब ये है बेटा ये वाला, इसमें हमें सही मिलान करना है। तो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बेटा, ये देखो हाइड्रोजन परिवार का तत्व है, तो ये हेलो एल्केन कहलाएगा। अल्कोहल, OH ग्रुप लगा हुआ तो अल्कोहल हो गया, ठीक है। कीटोन नीचे है। एल्कीन, ENE, डबल बॉन्ड के लिए ENE बोलते हैं, ईन, ठीक है। तो ए का सेकंड और बी का फर्स्ट ढूंढो बेटा। ये देखो, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ठीक है। इसी में मिला है और किसी में नहीं मिला, तो ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे सही हो गया, ठीक है। क्षार धातु हैं, तो क्षार धातु कौन सी अभी मैंने बताई थी, ये वाले क्षार धातुएं हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, देखो बेटा, एल्काइन, काइन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब काइन, ठीक है। तो प्रोपाइन, तो मान लीजिए हमने देखो हमने यहाँ पे मान लीजिए एक मान लिया CH3, C और ट्रिपल बॉन्ड ला के देख लिया है, तो प्रोपाइन बन कहलाएगा ये, ठीक है। C3H4। अब क्या काम करें, यहाँ पे C3 का मतलब ये हो गया, CH3 का मतलब, तो हमने इसको क्या करा, कार्बन देखो 1 2 3 कार्बन है, तो C3H4। तो n इक्वल टू कितना रखा हमने, 3 रख के देखते हैं। तो n इक्वल टू 3 रखने पर सूत्रों में, ये ऊपर सूत्र दिए हुए हैं, इनमें 3 रख के देखो, सभी में देखो क्या क्या आता है। ये फॉर्मूला बनता नहीं बनता है कहीं। तो हमने पहले में रखा 3 तो ये आया, दूसरे में 3 रखा तो ये आया, तीसरे में 3 रखा है तो बेटा देखो C3H4 आ गया। तो कहने मतलब सी वाला ऑब्जेक्टिव हमारा सही है।
इसके आंसर देख लेंगे बेटा, इसमें जाइलम आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा फटाफट, इसका तो देख ही लो, उसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है, पंख वाला आ जाएगा पहला वाला, ठीक है। इसमें ये वाला आंसर आ जाएगा और इसमें अमीबा आ जाएगा और इसमें ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें जठररस हो जाएगा। और मैं आपको बताऊँ बेटा, देखो अगर आपको पूरी पेपर का सोल्यूशन चाहिए, जो बचा है शेष पार्ट इसका, मतलब ऑब्जेक्टिव मैंने सभी करा दिए, लेकिन जो भी पार्ट बचा है तो आप कमेंट कीजिए, तभी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिए तो बताऊंगा शेष पार्ट आपके लिए। वीडियो चेक कर दिए, लाइक प्यारा सा क्यूट सा कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक बात और, जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, वो सारे क्वेश्चन फंसे हैं, बताना बेटा किस किस के फंसे हैं, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ सभी लोग। ओके, बाय बाय बेटा।